में पंजाब का विभाजन हुआ और पंजाब और हरियाणा दो अलग राज्य बन गए। अब समस्या थी कि राजधानी का क्या हो। चंडीगढ़ दोनों की राजधानी बनाई गई। हालांकि दोनों का अपना अपना दावा था, दोनों का कहना था कि चंडीगढ़ उनके पास रहना चाहिए। और ये विवाद इतना बढ़ा कि आखिरकार फैसला ये लेना पड़ा कि चंडीगढ़ दोनों में से किसी को बना दिया जाए और उसे अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। अब यूनियन टेरिटरी बनने के बाद मसला ये था कि यहाँ पर प्रशासकीय व्यवस्था क्या हो। शुरुआत हुई चीफ कमिश्नर की पोस्ट के साथ और उसके बाद व्यवस्थाएं धीरे धीरे बदलती भी रही। आज के इस एपिसोड में हम चंडीगढ़ की प्रशासकीय व्यवस्था को लेकर ही बात करने वाले हैं। उस वक्त क्या थी और अब क्या हालात हैं और अब आगे क्या हालात होने वाले हैं या होने चाहिए, इस विषय में हम आपसे बात करेंगे। 1966 में पंजाब का संयुक्त पंजाब का विभाजन हुआ था जी। कुछ एरिया पंजाब में गए, कुछ हरियाणा में गए, कुछ हिमाचल में गए जी। कौन सा एरिया कहाँ जाएगा इसके बारे में सिफारिश करने के लिए तब की सरकार ने शाह कमीशन बनाया था जी। और शाह कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। जहाँ तक चंडीगढ़ का ताल्लुक है, चंडीगढ़ खरड़ तहसील का हिस्सा था और श्रीमती इंदिरा गांधी जो उस समय देश की प्रधानमंत्री थी, पंजाब के कुछ नेताओं ने दबाव डाला, जो भी किए, आज उसमें जाने का समय नहीं है जी। तो उन्होंने में ऐन अंतिम क्षणों में ये निर्णय किया कि चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। खरड़ तहसील शाह कमीशन ने हरियाणा को देने की सिफारिश की थी, लेकिन खरड़ शहर और कुछ एरिया पंजाब को दे दिया गया। चंडीगढ़ को 23 और गाँव के साथ एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और जो बाकी अम्बाला का हिस्सा था वो हरियाणा को दे दिया गया। 1966 में चंडीगढ़ को चीफ कमिश्नर के अधीन कर दिया गया। यानी कि वैसे तो सीधे ये होम डिपार्टमेंट के अधीन था, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन था। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से यहाँ पर चीफ कमिश्नर को नियुक्त किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि MS रंधावा हमारे पहले चीफ कमिश्नर थे और ये व्यवस्था काफ़ी देर तक चलती रही, लेकिन ये पूरी तरह से एक ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था थी। यानी कि आम चंडीगढ़ वासी की इसमें कहीं कोई नुमाइंदगी नहीं थी। उस समय चंडीगढ़ का जो मुखिया था वो चीफ कमिश्नर होता था जी। मुझे याद है अभी तक डॉक्टर MS रंधावा चंडीगढ़ के चीफ कमिश्नर थे और वो खरड़ में रहते थे। तो सुबह जब मैं अखबार जाता था उनके घर देने, तो उनसे कभी कभी मुलाकात होती थी। वो 1 नंबर की फीट गाड़ी में आते थे, उसी में लौट जाते थे। 1984 तक, जब तक चंडीगढ़ में चीफ कमिश्नर का पद रहा, कोई चुनी हुई संस्था कहीं नहीं थी, कोई सलाहकार परिषद वगैरह भी नहीं थी, जहाँ तक मेरे ध्यान में है। छोटा शहर था, आबादी भी बहुत कम थी, एरिया भी बहुत कम था। तो मुख्य तौर पर जो चीफ कमिश्नर थे वही मुख्यमंत्री का भी, चीफ सेक्रेटरी का भी, मंत्री का भी रोल वही अदा किया करते थे। 80 के दशक में पंजाब में आतंकवाद का साया जो है वो नजर आने लगा। आतंकवाद की वजह से चंडीगढ़ भी प्रभावित हुआ, चंडीगढ़ की शासन व्यवस्था भी प्रभावित हुई और उस समय की सरकार ने तब फैसला किया कि चीफ कमिश्नर की व्यवस्था से चंडीगढ़ को पूरी तरह से या अच्छी तरह से सुरक्षित तरीके से चला पाना जो है वो आसान नहीं होगा। तो एक बार फिर से फैसला किया गया कि यहाँ पर प्रशासक को नियुक्त किया जाए और प्रशासक बनाया गया पंजाब के राज्यपाल को। पंजाब के राज्यपाल को चंडीगढ़ के प्रशासक का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया और उसके साथ साथ एक सलाहकार की नियुक्ति कर दी गई जो कि एक सीनियर ब्यूरोक्रेट था। और ये व्यवस्था जो है वो अब तक चल रही है कि उग्रवाद बहुत चरम सीमा पे था। यहाँ पर भी कुछ देर के बाद राज्यपाल की असैसिनेशन हुई, हत्याएं हो रही थी चंडीगढ़ में भी, पंजाब में भी, और उग्रवाद ग्रस्त एरिया घोषित किया गया। तब की केंद्र सरकार, तब अगेन कांग्रेस की सरकार थी, शासन में भी कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। तो उस सरकार ने फिर क्या किया कि चंडीगढ़ में चीफ कमिश्नर के पद को रीडेजिग्नेट किया एडवाइजर टू द एडमिनिस्ट्रेटर और पंजाब के राज्यपाल को एक्स ऑफिशियो एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। जो भी पंजाब का गवर्नर होगा वो चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा। ये व्यवस्था उस समय आ गई थी जो अभी तक चालू है। शासन व्यवस्था जो भी रही हो, लेकिन ये बात तय थी कि प्रभाव सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी का था। फैसले लेने का अधिकार सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को था, चाहे वो चीफ कमिश्नर रहे हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर के एडवाइज़र रहे हों या एडमिनिस्ट्रेटर रहे हों। कुल मिलाकर ब्यूरोक्रेसी ही यहाँ पर फैसले लिया करती थी। किसी किस्म की नुमाइंदगी जो थी वो आम आदमी के लिए यहाँ पर नहीं थी। सांसद ज़रूर यहाँ से चुना जाता है, चुना जा रहा है, लेकिन सांसद
के पास भी चंडीगढ़ के अंदर फैसले लेने की कोई ताकत उनके पास नहीं है। चंडीगढ़ में सांसद की कोई भूमिका उस समय नहीं होती थी। और मुझे अभी तक याद है, जब मैं 1996 में चुनाव जीतने के बाद स्वर्गीय जगन्नाथ कौशल को घर कर्टसी कॉल करने गया, तो उनका जो एक वाक्य था वो मुझे अभी तक याद है। उन्होंने कहा कि सतपाल, एक बात याद रखना, चंडीगढ़ के सांसद के पास पावर्स पीएम की भी नहीं है, जबकि चंडीगढ़ की जनता उसको यहाँ का मुख्यमंत्री समझती है। तो इसलिए इस मुख्यमंत्री और पीएम के बीच का रोल अदा करना सांसद का काम होता है। कोई पावर्स नहीं थी, कोई रोल नहीं होता था। 1996 में नगर निगम बना और जहाँ पर जन प्रतिनिधि चुने जाने लगे, कुछ काम नगर निगम को दिए गए, जो फैसले नगर निगम ने लेने थे। मेयर का यहाँ पर चुनाव किया जाने लगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो महत्वपूर्ण फैसले थे चंडीगढ़ के, वो ब्यूरोक्रेसी के हाथ में ही रहे, वो प्रशासक और प्रशासक के सलाहकार में ही रहे। ऐसे में अब लोगों का ये कहना है, और ख़ासतौर पर इस सिलसिले में जब हमने सत्यपाल जैन, जिनसे हम आपकी बातचीत करवा रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये ज़रूरी है कि यहाँ पर पब्लिक रिप्रेजेंटेशन हो, और पब्लिक रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हो, ये एक बड़ा सवाल है। इसके लिए बहस अलग से हो सकती है। पहली बात तो ये है कि चंडीगढ़ प्रशासन का ढांचा क्या हो जी, चाहे वो राज्यपाल हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर थे जी, तो इन दोनों सिस्टम में जो निर्णय लेने की ताकत है, वो तो ताकत ऑफिसर्स के हाथ में है, जी, चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में नहीं थी। जी, पंजाब में कुछ देर पहले एडवाइजरी काउंसिल का कंसेप्ट शुरू हुआ। जी, एडवाइजरी काउंसिल बनी, जिसमें चर्चा होती है, निर्णय होते हैं। मैं जब 1996 में चुना गया, तो उससे 2 साल पहले कारपोरेशन का एक्ट तो पास हो गया था, चुनाव नहीं हुए थे, मैंने चुनाव करवाए, और आज कारपोरेशन को 25 वर्ष हो गए हैं। जी, दोनों सिस्टम के, गवर्नर के भी, चीफ मिनिस्टर के भी अपने लाभ हैं, अपने नुकसान हैं। जी, लेकिन एक बात कॉमन है, दोनों में सारी पावर्स उन अफसर के हाथ में है। ऑफिसर्स हैं। मेरा मानना यह है कि चंडीगढ़ में जो चंडीगढ़ के संबंध में डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं, ट्रैफिक की है, पानी की है, बिजली की है, रोड की है, एजुकेशन की है, हाउसिंग की है, इन सब के लिए जो भी निर्णय है, उन निर्णयों में चंडीगढ़ के लोगों का हाथ होना चाहिए। जी, अब उसके लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना, लेकिन उसके पास शक्तियाँ अधिक नहीं है। वो मेयर इन काउंसिल भी हो सकती है, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल भी हो सकती है, ये कोई भी व्यवस्था उसमें की जा सकती है। लेकिन एक मूल भूत जो मेरी मान्यता है, और जिस पर मैं आज भी खड़ा हूँ, उस समय भी खड़ा था जब मैं सांसद में था, कि चंडीगढ़ के संबंध में निर्णय लेने की ताकत चंडीगढ़ के प्रतिनिधियों के हाथ में होनी चाहिए। पंजाब का कोई विषय आ जाए तो पंजाब का मुख्यमंत्री निर्णय लेता है, हरियाणा का कोई विषय आ जाए तो हरियाणा की सरकार निर्णय लेती है, हिमाचल का आ जाए तो हिमाचल की सरकार लेती है। ये होना चाहिए। चंडीगढ़ आज एक आइसोलेटेड सिटी नहीं है। चंडीगढ़ के आसपास एक बहुत बड़ा अर्बन जंगल जो है वो डेवलप हो चुका है। मोहाली हमारे साथ है, पंचकुला हमारे साथ है, जीरकपुर हमारे साथ है, और ऐसे में ज़रूरत है कि एक ऐसा संस्थान हो, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जो इस पूरे क्षेत्र की व्यवस्था को देख सके, इस पूरे क्षेत्र की डेवलपमेंट को देख सके। पंजाब और हरियाणा के विभाजन के बाद से लगातार, चाहे वो चंडीगढ़ का मामला है, चाहे वो बाउंड्रीज का मामला है, चाहे वो सतलुज यमुना लिंक का मामला है, ये सारे विषय जो हैं वो झगड़े का कारण बने रहे हैं। आज स्थिति ये है, चंडीगढ़ के बाईं तरफ मोहाली है जो पंजाब में है, दाईं तरफ पंचकुला है जो हरियाणा में है। आप पंजाब से चल के आधे घंटे में कब चंडीगढ़ में आ गए और कब हरियाणा में चले गए आपको मालूम ही नहीं होता। स्कूटर पे चल के आप आधे घंटे में घूम के फिर दोबारा वहाँ मोहाली वापस पहुँच सकते हैं। जी, बिल्कुल, कुछ पता नहीं। लेकिन अगर आप इसमें कोई एक सेक्टर भी इधर से उधर करना चाहें, कोई गांव यहाँ से वहाँ उठा के करना चाहें, आप नहीं कर सकते। आप जाइए इधर कैंप वाला, आप जाइए कांसल, आप जाइए खुडाली शहर तो यूटी में आता है, रास्ते में नया गाँव होकर जाते वो पंजाब में आता है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, दुर्भाग्य से इंटर स्टेट डिस्प्यूट को पॉलिटिकलाइज इतना किया गया है, व्यवहारिकता एक तरफ है, राजनीतिक विवाद एक तरफ है। मैं 3 चीजें चाहता हूँ। नंबर 1, चंडीगढ़ के संबंध में निर्णय चंडीगढ़ की जनता के हाथ में हो, उसके संबंध में सभी से राय करके, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल हो, मेयर इन काउंसिल हो, विधानसभा हो, जो भी हो उसके बारे में विचार किया जाना चाहिए। नंबर 2, इसके बारे में जो भी निर्णय लेना है वो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के प्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर करना चाहिए। नहीं तो ये फुटबॉल बन जाएगी। बिल्कुल, पंजाब से बात करोगे तो हरियाणा वाले हिट कर देंगे, हरियाणा से बात करोगे तो ये वाले हिट कर देंगे। ये दूसरी मेरी बात है, कंसेंसस से होना चाहिए। तीसरा, इंटर स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की एक प्रावधान है। देखिए, आज चंडीगढ़ में समराला तक के लोग डेली काम करने आते हैं, कालका बद्दी से लोग आते हैं, अम्बाला से, पटियाला से डेली लोग यहाँ आते हैं। हाउसिंग की प्रॉब्लम है। इधर हमारे यहाँ परवाणु है, बद्दी है, हमारे नज़दीक है। मान लीजिए हाउसिंग की प्रॉब्लम है, चंडीगढ़ में अगर जगह नहीं है
तो हम परमाणु में मकान बना सकते हैं। पानी की हमारी प्रॉब्लम है तो हम घग्गर से पानी लेकर आ रहे हैं। हमें बिजली की प्रॉब्लम है तो पावर प्लांट हिमाचल में हो सकता है। इसलिए इस रीजन की ट्राई सिटी और आसपास के एरियाज की प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए इंटर स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल बने, जिसमें यूनियन टेरिटरी, पंजाब, हरियाणा और यूनियन गवर्नमेंट के नॉमिनी शामिल हों। न्यूज़स्केप की खास पेशकश लैंडस्केप चंडीगढ़ में इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। बाकी अगले एपिसोड्स में भी हम इसी तरह के मुद्दों के साथ आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। जाते जाते एक बार फिर से आपसे हम गुजारिश करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें। धन्यवाद।